सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में कैसे आस्था के नाम पर जान से खिलवाड़ किया जाता है और ये साल दर साल की परंपरा के तौर पर स्थापित है। लेकिन आखिरकार इसे क्यों किया जाता है? बच्चों के साथ इस तरह की नाइंसाफी आखिरकार क्यों की जाती है? गोवर्धन के मौके पर यानी दीपावली के अगले दिन गोवर्धन का त्यौहार मनाया जाता है और उस वक्त छोटे बच्चों को गोबर के इस चीज पर फेंक कर और उन बच्चों को वहां लिटाकर आखिरकार उन्हें मानसिक यातनाएं क्यों दी जाती हैं, ये बात आज तक किसी के समझ में नहीं आती। और ठीक इसी तरीके से आप देखिए, बैलों की दौड़ को आयोजित किया जाता है, चारों तरफ लोग होते हैं और ऐसे में लोग बैलों को छूने की कोशिश करते हैं, गायों को छूने की कोशिश करते हैं, इनमें कई जख्मी भी हो जाते हैं। आखिरकार हमारे देश में अंधविश्वास पर तथाकथित तौर पर परंपराओं को हवा देने की यह परिपाटी कब खत्म या कब बंद होगी? ऐसा लगता है जैसे कि हमने ये तय कर लिया है कि 21वीं सदी का भारत आज भी रूढ़िवादी परंपराओं का ही गुलाम बना रहेगा। ये अगर आपको दिखाई कि आखिरकार क्या हो रहा है हमारे देश में अंधविश्वास और प्रथा के नाम पर, तो एक ऐसी प्रथा और आपको दिखाते हैं जो कि एक लंबे वक्त तक रोकने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह प्रथा या खेल है हिंगोट का। दिवाली के अगले दिन हिंगोट से लोग एक दूसरे को जलते हुए अंगारे फेंकते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, पटाखों में फेंके जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर चलाए जाते हैं। क्या वाकई में इस तरह की परंपराओं को बल दिया जाना चाहिए? क्या प्रशासनिक लापरवाही ये नहीं है कि इस तरह की परिपाटी को अभी भी आज्ञा दी जाती है, इसकी अनुमति दी जाती है? क्या इस तरह की परिपाटियों को तुरंत बंद नहीं कर दिया जाना चाहिए? लोगों को अपनी जान को सुरक्षित रखना क्या ज्यादा महफूज नहीं माना जाना चाहिए? ये तमाम खबरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरह की खबरों पर अब लगाम लगे, इस तरह की परिपाटियों पर नकेल कसी जाए। आइए बात करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव की। सरहद पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है बीएसएफ ने। चोट से तिलमिलाए पाकिस्तान की सीमा अब धीरे धीरे अपने सेना के मोर्चे पर संभालती दिख रही है। आमने सामने की युद्ध जैसी स्थिति बनती दिख रही है और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के तमाम रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर गोलाबारी किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाकों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं, सीज फायर वायलेशन का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद किस तरह बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। राजौरी हो या पुंछ, सीमा पर इसी तरह का आलम है। पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है और हिंदुस्तान की सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। सीधे युद्ध में भारत के जवानों के हाथों कई बार मात खा चुका पाकिस्तान अब छुप छुप कर फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तानी घुसपैठियों की मौत से बौखलाया पाकिस्तान अब बंकरों से मोर्टार दाग रहा है। राजौरी में सुबह से ही रुक रुक कर पाकिस्तान की ओर से कई बार फायरिंग की गई। पुंछ के मेंढर सेक्टर में भी पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों पर मोर्टार दागे। पाकिस्तान के इस हमले में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में एक महिला की भी मौत हो गई। बॉर्डर पर पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय सेना हर शहादत का बदला चुन चुन कर ले रही है। देखिए, ये पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है। पाकिस्तान के जो उसको जो है उसका फेस करना पड़ रहा है, जिस प्रकार का उसका नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया में उसको आइसोलेट कर दिया गया है, वो टोटली एक्सपोज हुआ है उड़ी के बाद, तो पक्के तौर पर उसकी फ्रस्ट्रेशन को निकालने वो कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनको पूरा जो है जोर से उसका जवाब दिया जा रहा है और उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बेशर्मी की हद तक जो है वो इस चीज को बंद नहीं कर रहा है। बीते एक हफ्ते में सीमा पार से कई बार फायरिंग हुई। पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया। इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसका माकूल जवाब बिना किसी देरी के दिया गया। हमारी जो जवाबदारी में फायरिंग उनके ऊपर है, उनको और मजबूत होने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ तक कि ये जो एलओसी वायलेशंस हैं, ये एक बड़ी जंग के अंदर भी तब्दील हो सकती हैं। जाहिर है पाकिस्तान हिंदुस्तान को जंग के लिए उकसाना चाहता है।
लेकिन पाकिस्तान को ये गोलीबारी बहुत महंगी भी पड़ रही है। हिंदुस्तान की सेना हर गोली का जवाब 10 गुनी ताकत से दे रही है। पाकिस्तान की तरफ भी बड़े नुकसान की खबर है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं कैसे कश्मीर में आतंक का एक नया चेहरा सामने आ रहा है। आतंक को फैलाने वाले इस बार हाथ में बंदूक लेकर नहीं आ रहे, बल्कि निशाने पर वो उन तत्वों को ले रहे हैं या हमारे उन बुनियादी ढांचों को ले रहे हैं जिनके जरिए नई पीढ़ी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया जा सकता है। जी हां, कश्मीर में तमाम स्कूलों को जलाने की एक नई साजिश रची जा रही है। अब तक अलगाववादियों ने और आतंकवादियों ने तकरीबन 27 स्कूलों को आग के हवाले कर दिया है। अभी तक राज्य सरकार को यह समझ नहीं आ रहा कि पिछले 2 महीने में इन 27 स्कूलों को किसने नुकसान पहुंचाया है। एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पाया है। यह कैसे हो रहा है? जाहिर सी बात है, यह सीमा पार की साजिश है जिसके तहत जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचों को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद करने की एक बड़ी सुनियोजित साजिश के तहत इन तमाम कोशिशों को अंजाम दिया जा रहा है। अगर स्कूल होंगे नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आतंकवाद के लिए उन्हें आसानी से भटकाया जा सकेगा। घाटी के काबा मार्ग में धू धू कर चलती स्कूल की ये इमारत बयां करती है उन दहशतगर्दों के नापाक इरादों को जिनके निशाने पर अब कश्मीर का भविष्य है। पिछले 48 घंटों के दौरान कश्मीर में 3 स्कूलों को आग लगा दी गई। अनंतनाग और ऐश मुकाम में 2 सरकारी स्कूलों की इमारतों को आग लगा दी गई है। ये बताने की जरूरत नहीं कि आखिर स्कूलों को जलाने के पीछे मकसद क्या है। जब बंदूकों और पत्थरों से देश के दुश्मन घाटी की जिंदगी की रफ्तार को नहीं थाम पाए तो उन्होंने स्कूलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि आम जन के साथ ही साथ मासूम बच्चों के अंदर भी खौफ बिठाया जा सके। और पिछले 3 हफ्ते में ये देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट और क्लैशेस जो हो रहे हैं, कुछ मिस्क्रिएंट्स स्कूल्स को जलाने लगे हैं। अगर हम बात करें साउथ कश्मीर की तो सबसे ज़्यादा स्कूल्स साउथ कश्मीर के इलाकों में निशाना बने हैं। अगर हम बात करें स्कूल्स की तो स्पेशली जो कुलगाम है वहाँ पर कई स्कूल्स जलाए गए हैं, जैसे कि मिडिल स्कूल जो यारीपोरा कुलगाम में पड़ता है वो जलाया गया। फिर साउथ कश्मीर में ही गवर्नमेंट हाई स्कूल बुटेंगू जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो जलाया गया। और उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल पारीगाम जो पुलवामा साउथ कश्मीर में पड़ता है वो भी जलाया गया। हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में तनाव जारी है। तनाव के चलते तकरीबन 4 महीनों से स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं। इस बीच अलगाववादियों ने कश्मीर के नौजवानों से सेना या पुलिस की नौकरियों से न जुड़ने की अपील भी की थी, लेकिन हुर्रियत चीफ सैयद अली शाह गिलानी की ये अपील मुंह के बल औंधी गिरी और नतीजा हुआ कि दक्षिण कश्मीर जैसे ज्वलंत इलाके से भी नौजवान पुलिस और सुरक्षा बलों की नौकरियों की भर्ती के लिए निकले। कश्मीरियों ने मुख्य धारा में लौटने की कोशिश की और नतीजा हुआ कि बौखलाए हुए अलगाववादियों और उनके मोहरों ने स्कूलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। स्कूल जलाए जा रहे हैं जहां या तो गवर्नमेंट स्कूल हैं या जहां पे मॉडर्न एजुकेशन दिया जाता है। मुझे तो ये साफ दिख रहा है कि मंशा ये है कि कश्मीर को वहीं ढकेला जाए जो अफगानिस्तान का हाल है। लड़कियां घर से बाहर एक ड्रेस कोड में निकलेंगी, स्कूल पढ़ाई पे जोर ना हो, ये सारी बातें तालिबानी एक जो चीजें हैं, ये पूरा मकसद वही है। जिस तरह से स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है उसे देखकर यही लगता है कि अब कश्मीर के दुश्मनों का मकसद यहाँ तालिबान जैसा राज लाना है ताकि तरक्की से कश्मीरियत दूर हो जाए और कश्मीर के नौजवान खून को अंधे आतंक की आग में झोंक दिया जाए। इद्रिस लोन, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन। इस रिपोर्ट के साथ बस इतना हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। राज्य की सरकार पिछले 2 महीने से इस बात का पता नहीं लगा पा रही है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो तमाम स्कूलों को आग के हवाले कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, माना जा रहा है कि ये वही लोग हैं जो पत्थरबाजी में बड़े पैमाने पर लिप्त हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें मुफ्ती सरकार के द्वारा माफी दी गई थी और ये वही लोग हैं जो लगातार सुरक्षा बलों पर हमला भी करते हैं। तो क्या ये बात वाकई में गले के नीचे उतर सकती है कि राज्य सरकार को, वहां के मुख्यमंत्री को इस बात की कोई जानकारी न हो कि आखिरकार इन स्कूलों को कौन आग के हवाले कर रहा है? जाहिर सी बात है, पीडीपी की राजनीति राज्य को अलग थलग करने की हमेशा से रही है और ये उसी की एक सोची समझी साजिश के तहत दिखाई देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हिंदुस्तान पर टेढ़ी नजरें लगाए बैठे हैं,
लेकिन खुद उनकी कुर्सी अब ऐसा लगता है कि डावाडोल स्थिति में है। 2 नवंबर को तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने नवाज सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली का घोषणा की है और इमरान खान लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने तमाम समर्थकों के साथ पुशअप करते दिख रहे हैं। जी हां, 60 से ज्यादा उम्र के इमरान खान ने अपने समर्थकों के साथ तकरीबन 50 पुशअप्स किए हैं और यह प्रदर्शित करता है कि आखिरकार इरादा कितना पक्का है इमरान खान की पार्टी का, क्योंकि वो हर कीमत पर नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर सेना के समर्थित सरकार के साथ आना चाहते हैं। आइए अब जरा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की बात करते हैं। कोलेजियम को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जो जंग छिड़ी है, उसमें आज प्रधानमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट की 50वीं सालगिरह के कार्यक्रम में अपने ही अंदाज में इस तलखी को कम करने की कोशिश की। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस के मौजूद होने के साथ साथ तमाम जज भी मौजूद थे। याद कीजिए कि तकरीबन 3 दिन पहले चीफ जस्टिस ने अपनी अध्यक्षता में 5 बेंच के जज के साथ, खंडपीठ के साथ ये कहा था कि क्या सरकार चाहती है कि तमाम अदालतों के दरवाजे पर ताले लटका दिए जाएं क्योंकि जजों की इतनी कमी है। प्रधानमंत्री ने आज शायद इसी बाबत बड़े हल्के अंदाज में इस तलखी को कम करने की कोशिश की है। 50 साल का अवसर मना रहे हो, कुछ तो मुस्कुराइए। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी इस छोटी सी टिप्पणी से कई न्यायाधीशों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। दिल्ली हाईकोर्ट के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने हल्के फुल्के अंदाज में की और कोलेजियम को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच की तलखी को कुछ कम कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल, मुझे कभी कोर्ट में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि वहां बड़ा गंभीर वातावरण होता है और शायद उसका प्रभाव यहां भी नजर आ रहा है। 50 साल का अवसर मना रहे हो, कुछ तो मुस्कुराइए। डायस पर तो गंभीरता मैं समझ सकता हूं ताकि कोई गलत परसेप्शन न बन जाए, लेकिन यहां तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। पीएम मोदी ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया में उपेक्षितों और दलितों की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने जुडिशरी पर लगातार बढ़ते मुकदमों के बोझ का भी जिक्र किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति में देरी पर सीधे सीधे कोई टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन अदालतों में लंबित मुकदमों के अंबार पर चिंता जरूर जताई। I think it is natural that Delhi judiciary will come under tremendous pressure in the times to come, given the fact that there are difficulties in keeping pace with the avalanche of cases that keeps coming on courts whose number remains limited. बीते दिनों हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सरकार के ढीले रवैये पर चीफ जस्टिस ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी। आपको बता दें कि फिलहाल देश के अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट में 38 लाख केस पेंडिंग है और इंसाफ में देरी भी एक तरह की नाइंसाफी ही है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी मंच और इसी मौके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक नया बवाल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम जजों के फोन की टैपिंग होती है, यानी कि टेलीफोन टैप किया जाता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि कोई भी जज आज टेलीफोन पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कहीं, हड़कंप मच गया और उसके बाद खुद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जजों के फोन टैप किए जाने के आरोप को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि ऐसा कोई भी सरकार कभी नहीं कर सकती। आपस में मैंने जजेस को बात करते हुए देखा है। 2 जजेस आपस में, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, जजेस के फोन टैप नहीं हो सकते। उन्होंने कहा नहीं, टैप हो रहे हैं, सबके टैप हो रहे हैं। I wish to deny with all the authority at my command that the phones of judges have been tapped in India at all. I want to make it very clear and categorical.